Good morning, students. In this part of the chapter Challenges to Democracy, we will discuss about some cartoons, blanks, and some concepts or the boxes. तो जो भी कॉन्सेप्ट इसमें है उसको आपने ध्यान से सुनना है. We will try to understand that what is the concept and what is the challenge or what is the reform, all the things. So let's start with first topic. डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट चैलेंजेस, मतलब कि डेमोक्रेसी में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चैलेंजेस होती हैं. तो ईच ऑफ दीज कार्टून्स रिप्रेजेंट्स अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी. इन कार्टून्स में किसी न किसी चैलेंज का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है. प्लीज़ डिस्क्राइब व्हाट दैट चैलेंज इज. हमें पहचानना है कि चैलेंज कौन सी है एंड ऑल्सो प्लेस इट इन वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज मैंशनड इन द फर्स्ट सेक्शन. फर्स्ट कार्टून है Mubarak re-elected. Re-elected means elections are there, but in some kind of malpractices are used, right? So this is non-democratic activity where the ballot still closed. अभी भी जो ballot boxes हैं वो खोले नहीं हैं, मतलब without counting of votes the person is celebrating the winning, right? तो ये एक नॉन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है. दिस इज द फाउंडेशनल चैलेंज टू डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें रिगिंग ऑफ इलेक्शंस आता है. इलेक्शंस किसी भी तरह से फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी को फाउंड करना है. नेक्स्ट वन इज सीइंग द डेमोक्रेसी. आप इसमें देख सकते हैं कि द पर्सन इज फाइंडिंग आउट द डेमोक्रेसी एंड कैन यू सी द डेमोक्रेसी देयर, एंड दिस इज द symbol of power, using power. So this is foundational challenge to democracy, right? Reforms in constitutional designs are required, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिफॉर्म्स की यहाँ पे ज़रूरत है. लिबरल जेंडर इक्वेलिटी यहाँ पे बात हो रही है. इस कार्टून को अगर आप देखेंगे तो दिस कार्टून इज शोविंग द रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 men 1 woman, राइट? सो दिस इज द चैलेंज ऑफ इक्वेलिटी, राइट, अमंग women and men. So this is the challenge of expansion. तो ये 3 कैटेगरीज में भी हमें देखना है कि कौन सी चैलेंज में आता है. चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन में आ गया. नेक्स्ट कार्टून को देखेंगे, कैंपेन मनी. तो यहाँ पे रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर दिखा रखा है. यहाँ पे मनी का रोल है. सो दिस इज द चैलेंज पोज्ड बाय मनी एंड पावर, एंड दिस इज द चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. जो थर्ड चैलेंज थी, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे वो चैलेंज आपको दिखाई दे रही है. तो ये आपको समझ में आए होंगे. चलिए आगे चलते हैं. दिस वन, इधर आपका केस एंड कॉन्टेक्स्ट है, एंड हेयर your description of the challenges for democracy is that in that situation. So let's start. So the first case is about Mexico. आपने मेक्सिको के बारे में पढ़ा 9th क्लास में. ये सारे केसेस ऐसे हैं जो आपने पहले ही पढ़ रखे हैं. You have studied about these cases in 9th class and some of the cases you have studied in 10th class. So let's see first case, Mexico. Second free election after the defeat of PRI. This is PRI, Institutional Revolutionary Party. In 2000, defeated candidate alleges rigging. It means still free and fair elections. Free and fair elections were conducted in which PRI defeated. So 2000 से पहले वहाँ क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते थे. So the control was in hands of PRI in the elections, and this party continuously was winning the election with the help of malpractices, और elections में गलत तरीके से ये चुनाव जीतती आ रही थी. तो अब क्या है कि ये पार्टी हारने के बाद में जो डिफीटेड कैंडिडेट्स हैं, दे एलेजेस रिगिंग. तो अभी भी क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए मैक्सिको में और ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. सेकंड केस चाइना का है. कम्युनिस्ट पार्टी अडॉप्ट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में. आपको पता है कि चाइना इज़ सिंगल पार्टी डोमिनेटेड कंट्री. यहाँ पे
सिंगल पार्टी यूनिपार्टी सिस्टम है, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही यहाँ पे एक पार्टी है जो सरकार चलाती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी अडॉप्ट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट मेंटेन्स मोनोपोली और पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पे क्या है, सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट्स को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म से आप डेमोक्रेसी नहीं ला सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दी है, लेकिन पॉलिटिकल पावर पे पूरी मोनोपोली है। मोनोपोली मीन्स इसी का ही पूरा कंट्रोल है, इसी पार्टी का, और ऑल द मेन डिसीजंस आर टेकन बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। नेक्स्ट केस है पाकिस्तान। जनरल मुशर्रफ हेल्ड रेफरेंडम एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड इन वोटर्स लिस्ट। यहाँ पे जनरल मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया। पाकिस्तान में रेफरेंडम एक तरह से जनमत मतलब पूरे लोगों का ओपिनियन जानना होता है, यस और नो में उनको वोटिंग करनी होती है। लेकिन मुशर्रफ ने जो है इसमें भी फ्रॉड करवाया और गलत तरीके से रेफरेंडम करवा के और गलत तरीके से वो दोबारा से उन्होंने अपना जो ड्यूरेशन था, टेन्यूर था, वो एक्सटेंड करवा लिया था 2001 और 2 में। तो यहाँ पे जो चैलेंज है वो सबसे बड़ी चैलेंज है कि डेमोक्रेटिक सेटअप को यहाँ पे मेंटेन करना। मेंटेन मीन्स यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप इस समय नहीं है, क्योंकि सिर्फ रेफरेंडम से ही डेमोक्रेसी नहीं आती है, और बिना इलेक्शंस के अपने टेन्यूर को एक्सटेंड करना ये डेमोक्रेटिक किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में नहीं आता है। तो हियर द चैलेंज इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हियर इन पाकिस्तान and setting up democratic system in Pakistan. Iraq, widespread sectarian violence as the new government fails to establish its authority. इराक में नई सरकार, लेकिन ये फेल पूरी तरह से कि भाई जो सेक्टेरियन वायलेंस है, न्यू गवर्नमेंट इसको रोकने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो यहाँ पे होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट। और इसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा कि नेगोशिएशंस बिटवीन वेरियस एथनिक ग्रुप्स, ये भी इसके अंदर देखना पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक नेगोशिएशंस के बेस पे, राइट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नेगोशिएशंस अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स, राइट, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। साउथ अफ्रीका, मंडेला रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, प्रेशर ऑन हिज सक्सेसर्स टू विड्रॉ सम कंसेशंस गिवन टू वाइट माइनॉरिटी। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है बड़ी सिंपल सी है कि नेल्सन मंडेला, तो आपको पता है कि ब्लैक पर्सन थे। मंडेला रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, प्रेशर ऑन हिज सक्सेसर्स टू विड्रॉ सम कंसेशंस गिवन टू वाइट माइनॉरिटी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी में नेगोशिएशंस, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द नेगोशिएशंस इज रिक्वायर्ड among the people belonging to minorities and majority in South Africa. US Guantanamo Bay, UN Secretary General called this a violation of international law. US refused to respond. तो US ने जो यहाँ पे एक तरह से नॉन डेमोक्रेटिक जो यहाँ पे प्रैक्टिस थी, कि आपको पता होगा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 600 people were arrested by the US and kept in secrecy in the Guantanamo Bay without informing their government, concerned government and their people, their authorities. तो उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये जो एक्टिविटी थी गुआंटानामो बे में, जैसे इन लोगों को प्रिजन में डाला गया, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान उस टाइम थे। उन्होंने कहा कि यूएस ने इंटरनेशनल लॉज को तोड़ा है, लेकिन यूएस ने रिफ्यूज़ कर दिया है। तो ये तो चैलेंज है, ये तो प्रॉब्लम है। अब करना क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? सॉल्यूशन ये है कि यूएस के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर शुड बी देयर ऑन द यूएस इन द यूएन बाय अडॉप्टिंग अ रेजोल्यूशन इन द जनरल असेंबली। ये एक तरीका हो सकता है कि जनरल असेंबली में यूएस के अगेंस्ट जो है प्रेशर लाने के लिए उसके अगेंस्ट जो है प्रपोजल पास करना चाहिए। और दूसरा इसमें हो सकता है कि अरेंजिंग कंपेंसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटी। जो भी लोग अरेस्ट हुए, इनके कंपनसेशन के लिए भी यूएस को स्टेप लेना चाहिए और उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए यूएस पे, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन।
सऊदी अरेबिया में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। विमेन नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन ऑल पब्लिक एक्टिविटीज़, चाहे वो किसी तरह का मीटिंग है, रैली है, राइट, कुछ भी है तो वहाँ पे विमेन को ये राइट नहीं है। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर माइनॉरिटीज़, और दूसरा माइनॉरिटीज़ के पास भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। माइनॉरिटीज़ वहाँ पे कौन है? जो नॉन इस्लामिक पीपल है, दोज आर इन माइनॉरिटी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप कर सकते हैं क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स फॉर जेंडर इक्वेलिटी। सबसे पहली बात तो विमेन के राइट के लिए आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस लानी पड़ेगी, ताकि लोग खुद डिमांड करें विमेन की इक्वेलिटी के लिए। और दूसरा है कि सिटीजन्स को भी अवेयर करना पड़ेगा इसके लिए कि भाई सेकुलर जो है वो आपकी कंट्री होनी चाहिए। तो सऊदी अरेबिया में दो समस्याएं, एक तो विमेन इनइक्वेलिटी है और दूसरा रिलीजियस। तो दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए क्या विमेन इक्वेलिटी लानी पड़ेगी, और सेकुलर जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज यूगोस्लाविया। एथनिक टेंशन बिटवीन सर्ब्स एंड अल्बेनियंस। आपने पढ़ा कि एक इंसिडेंट हमने इसमें पढ़ी थी डेमोक्रेटिक राइट्स में 9th क्लास में, जिसमें आपने पढ़ा कि सर्ब्स नेशनलिस्ट मिलोसेविक, राइट, अटैक्ड विद द हेल्प ऑफ द आर्मी ऑन द अल्बेनियन पीपल इन कोसोवो। तो यहाँ जो समस्या है कोसोवो में सर्ब और अल्बेनियंस के बीच में है। इवन इन यूगोस्लाविया जब ये डिसइंटीग्रेटेड हुआ, इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको दिख गई, तो क्या होना चाहिए? नेगोशिएशन, बातचीत होनी चाहिए। किसके बीच में? सर्ब्स और अल्बेनियंस के बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, कंप्रोमाइज होना चाहिए, एंड पीस कीपिंग मेजर शुड बी अडॉप्टेड इन यूगोस्लाविया। तो इसमें क्या हो गया? दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में, चाहे वो सर्ब्स हैं या अल्बेनियंस हैं, they should negotiate to each other, and after that peacekeeping measures should be adopted in Yugoslavia. Next one is case and context में आते हैं। बेल्जियम। बेल्जियम में देखते हैं क्या है। वेरी सिंपल, one round of constitutional change taken place, but the Dutch speakers not satisfied, they want more autonomy. अब क्योंकि आपको पता है कि बेल्जियम में जो डच हैं वो मेजोरिटी में है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि डच आर इन मेजोरिटी इन 59% प्रोपोर्शन इन इंटायर कंट्री। फ्रेंच जो है वो 40% है। तो यहाँ पे जो डच है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज चाहते हैं और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो ये जो कि एक समस्या है, जो कि प्रॉब्लम है। तो होना क्या चाहिए? जो डच और जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग या जर्मन स्पीकिंग अदर पीपल हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक नेगोशिएशन होनी चाहिए, और जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको ही यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। ये इसका सॉल्यूशन है। श्रीलंका। द सिविल वॉर केम टू एन एंड इन 2009। आपको पता होगा जो वेलई पिल्लई प्रभाकरन जो है, जो LTTE के हेड थे, लिबरेशन तमिल टाइगर एलम के हेड थे, और उनकी डेथ के बाद में यहाँ पे सिविल वॉर ख़त्म हो गया लगभग। एंड द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ बिगिंस। रिकन्सिलिएशन के लिए जो मैटर है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे करना क्या चाहिए? यहाँ पे करना चाहिए स्टॉपिंग द वायलेंस, होल्डिंग ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन LTTE एंड द गवर्नमेंट। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। US civil rights, blacks have won equal rights but are still poor, less educated and marginalized. तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल सी है। सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद भी यहाँ पे ब्लैक पीपल जो है वो इक्वल राइट्स तो उनको मिल गए, लेकिन अभी वो काफ़ी गरीब हैं, बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं और सेग्रीगेटेड हैं, यानी कि मार्जिनलाइज, यानी उनको सेग्रीगेट किया हुआ है, राइट। तो अब क्या करना चाहिए? यहाँ पे कुछ ऐसी लॉज या पॉलिसीज बननी चाहिए, सो दैट दे शुड रेज देयर मीन्स कंडीशंस इन इकोनॉमिक स्फेयर एंड एजुकेशन ऑल्सो दे कुड गेट, और मार्जिनलाइजेशन जो है वो उनको दूर करने के लिए पॉलिसीज बननी चाहिए। कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए, कुछ ऐसी स्कीम चलानी चाहिए यूएस गवर्नमेंट को, जिससे कि ब्लैक पीपल जो है वो अपलिफ्ट हो जाएं और उनका थोड़ा इकोनॉमिक और साथ साथ में एजुकेशनल सुधार भी हो जाए। एंड दे शुड बी गिवन द इक्वल राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। अब चलते हैं आगे। नॉर्दर्न आयरलैंड की समस्या आपको पता होगा। द सिविल वॉर हैज एंडेड बट कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स येट टू डेवलप ट्रस्ट।
राइट। यानी कि अभी भी उनके बीच में विश्वास नहीं बन पाया है, हालांकि सिविल वॉर खत्म हो गया कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक तो ट्रस्ट बिल्डिंग कोई मेजर यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए नॉर्दर्न आयरलैंड में, और दूसरा आप बता सकते हैं इसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पे अगर करवाए जाएंगे तो यहाँ पे दोनों के बीच में ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। नेपाल की समस्या बड़ी सिंपल सी है, द मोनार्की वॉज एबोलिस्ड। यहाँ पे आपने पता है कि भाई 2006 में नेपाल से मोनार्कियल सिस्टम वॉज कम्प्लीटली रिमूव्ड। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये आप क्या बता सकते हैं नेपाल के बारे में यहाँ पे कि एक तो माओइस्ट जो है उनको सरेंडर करना चाहिए, और किसी भी तरह के यहाँ पे जो वायलेंस है वो रोक देना चाहिए नेपाल में, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटिंग अप है उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन नेपाल। अब चलते हैं बोलीविया। दिस इज द लास्ट वन, बोलीविया। Morales, a supporter of water struggle, becomes prime minister. MNCs threaten to leave the country. यहाँ पे बोलीविया वाटर वॉर आपको याद होगा, आपने इसी क्लास में पढ़ा होगा। तो इसमें जो मोरालेस जो लीडर है वहाँ, सपोर्टर जो था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, और उसने MNCs यानी कि उनको कंट्री छोड़ने के लिए उनको डराना धमकाना ऐसे करके स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, एक तो वाटर प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व हो चुकी है। इफ एनी प्रॉब्लम इज लेफ्ट रिगार्डिंग सोल्विंग द वाटर प्रॉब्लम, इट शुड बी सॉल्व आउट। एंड सेकंड थिंग, नेगोशिएशंस विद द MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हु आर थ्रेटनिंग टू लीव, उनके साथ में नेगोशिएशंस होना चाहिए, जो कि एक सही स्टेप होगा बोलीविया के अंदर। तो इस तरह से हमने इन केसेस को और डिस्क्रिप्शन को समझा है। आपको अगर समझ में नहीं आता है कोई भी इनमें से केस, तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखो, नाउ दैट यू हैव नोटेड डाउन ऑल दीज challenges, let us group these together into some broad categories. Given below are some spheres or sides of democratic politics. You may place against each of these the specific challenges that you noted for one or more countries or cartoons in the previous section. In addition to that, write one item for India for each of these spheres. In case you find that some challenges do not fit into any of the categories given below, तो आप दूसरी अदर आइटम्स में इसको डाल सकते हो। अदर चैलेंजेस में जो दे रखा है इसे, एनी अदर कैटेगरी, उसमें आप डाल सकते हो। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की जो चैलेंज है वो आपने कहाँ देखी, नेपाल में देखी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो है कि उसके लिए फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो है वो इक्वलिटी के बेस पे होना चाहिए। अवेयरनेस शुड बी देयर अमंग द सिटीजन्स एंड टू होल्ड द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आफ्टर दैट फॉर द इलेक्टिंग गवर्नमेंट ऑल्सो। Making new laws and policies, programs for the upliftment of minority groups, right? तो पुअर सिटीजन्स, तो इस तरह की इसमें आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, डेमोक्रेटिक राइट्स। इसमें आपको पता है कि ऑल द डेमोक्रेटिक राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। जैसे म्यांमार में सूकी को एग्जाइल कर रखा, तो उसमें उनको एग्जाइल उनका ख़त्म होना चाहिए, एग्जाइलेशन। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप होनी चाहिए। तो डेमोक्रेटिक राइट्स में राइट टू फाइट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मेशन, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, ये सभी इसमें आता है। तो डेमोक्रेटिक राइट्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद चलते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था इंस्टीट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में लेजिस्लेचर राइट मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड जुडिशरी प्रोटेक्ट्स लॉज। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन कंट्रोल होना। सिविलियन कंट्रोल का मतलब होता है कि
पीपल्स कंट्रोल शुड बी देयर मोर एंड मोर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि लोगों के पास ही रियल पावर होती है। तो ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के कंट्रोल में ही काम करे, यानी कि लोगों के पास रियल पावर होनी चाहिए। इट मीन्स हैंडिंग ओवर पावर फ्रॉम आर्मी टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कहीं मिलिट्री की पावर नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी नॉन डेमोक्रेटिक जो डिक्टेटरशिप है या फिर मिलिट्री गवर्नमेंट है या फिर एरिस्टोक्रेटी ऑटोक्रेसी, इस टाइप की कोई भी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। सो जैसे इंडिया में भी ऐसे ही है। नेक्स्ट वन, इलेक्शंस। इट्स वेरी सिंपल, होल्डिंग द फर्स्ट मल्टी पार्टी इलेक्शंस और होल्डिंग अ जनरल इलेक्शन इन्वॉल्विंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें आ जाएगा। जहाँ भी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो वहाँ इलेक्शन होने चाहिए, और जहाँ हो रहे हैं तो वहाँ पे इट शुड बी इंश्योर्ड दैट दीज इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर, राइट। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पे करवाने चाहिए। फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। फेडरलिज्म का मतलब होता है व्हेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इन द कंट्री, जब एक से ज़्यादा लेवल किसी भी कंट्री में होते हैं, जैसे इंडिया में सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ये 3 लेवल हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे फेडरलिज्म आ गया। तो फेडरलिज्म को ज़्यादा स्ट्रोंगर करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर, ज़्यादा पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। इट्स वेरी सिंपल थिंग, आपको समझना ये है कि 3 लेवल्स आर देयर, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, दिस इज द फेडरलिज्म। बट डिसेंट्रलाइजेशन कब होगा? जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर ज़्यादा से ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट को दी जाएंगी, दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन। इट मीन्स पावर्स आर नॉट सेंट्रलाइज्ड इन वन पर्सन और वन गवर्नमेंट। अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप्स के पीपल को अकोमोडेट करना, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कैन लिव इन अ कंट्री। सो होल्डिंग नेगोशिएशंस बिटवीन वेरियस एथनिक ग्रुप, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, चाहे वो लैंग्वेज बेस पे हैं या कास्ट बेस पे हैं या रिलीजन बेस पे हैं, किसी भी बेस पे अगर एथनिक ग्रुप्स रहते हैं तो उनके बीच में नेगोशिएशन होना चाहिए और पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि किसी एक ग्रुप को सपोर्ट ना करे और किसी एक ग्रुप के अगेंस्ट ना हो। अनलाइक श्रीलंका, जैसे श्रीलंका में आपने पढ़ा कि सिंघली लैंग्वेज पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दे डिस्क्रिमिनेटेड विद तमिल लैंग्वेज पीपल, सो दैट लेड टू द सिविल वॉर। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा सिंपल है। इसमें क्या है कि जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपने सॉलिडेरिटी का एग्जांपल देखा, राइट। तो सॉलिडेरिटी जो इस पे बैन लगाया गया मिलिट्री गवर्नमेंट ने उसके ऊपर, या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया, तो उसको ख़त्म करना। और इसी तरह से दूसरे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पे किसी तरह का बैन नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव द इक्वल राइट्स टू फाइट इलेक्शन और टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो जैसे इंडिया में भी इसी तरह से सभी पार्टीज फ्री हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस को फ्री करने के लिए इंडिया में जो है लोकपाल लाया गया। ये आप एक एग्जांपल बता सकते हैं। ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर फ्री इन इंडिया। अदर, एनी अदर में आप और ले सकते हैं कैटेगरी में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में मिलिट्री गवर्नमेंट है तो उसको रिमूव करना, या कहीं पे मार्शल लॉ लगा रखा है। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल पढ़ा था मार्शल 9th क्लास में, तो मार्शल लॉ जो है इसको रिमूव करना, ये आप इसमें बता सकते हैं। और इसी तरह से किसी भी तरह के वायलेंस को रोकने की यहाँ पे कोशिश करना। इम्प्लीमेंटिंग ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स, और जैसे नेपाल में माओइस्ट अगर सरेंडर करते हैं तो इंडिया स्टॉपिंग वायलेंस इन माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज। तो ये सारी चीज़ें अदर कैटेगरीज में आती हैं। एनी अदर कैटेगरी एक और में ले सकते हैं आप, श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं, नेगोशिएशन बिटवीन LTTE एंड द गवर्नमेंट, राइट। दिस इज अनदर एग्जांपल। तो ये इस तरह से आपका ये टॉपिक कवर हो गया है और इसको ध्यान से करना है। यहाँ पे लेट्स ग्रुप दीज अगेन, दिस टाइम बाय द नेचर ऑफ दी चैलेंजेस, की फाउंडेशनल है या चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है, चैलेंज ऑफ डीपनिंग है, ये आपको इसमें करना है। जैसे फाउंडेशनल में अगर हम लेंगे तो फाउंडेशन में चिले के अंदर एक यहाँ पे चिले का नाम ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो केस हमने पढ़ा उसमें फाउंडेशनल चैलेंज नहीं है, या सॉरी फाउंडेशनल चैलेंज है बिकॉज देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। पोलैंड का एग्जांपल आपने 9th में पढ़ा, म्यांमार का पढ़ा, चाइना, सऊदी अरेबिया, नेपाल, राइट।
एंड फॉर सम टाइम पाकिस्तान ऑल्सो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किस में आ गई, फाउंडेशनल में। चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन में कौन कौन आ गया, जैसे घाना में, मैक्सिको में हमने देखा इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है। इसी तरह से इराक में इलेक्शन तो हो गए लेकिन चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है। यूगोस्लाविया इलेक्शंस आर देयर बट स्टिल द एथनिक वायलेंस इज देयर। श्रीलंका में इलेक्शंस हुए, सरकार बनी अच्छे से, बट देर इज नो पावर शेयरिंग। आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। और इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा पावर देना एक और चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है। इसके बाद चैलेंज ऑफ डीपनिंग में अगर आप देखेंगे तो ग्वांटानामो बे की प्रॉब्लम चैलेंज ऑफ डीपनिंग में आती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, ये जो प्रॉब्लम्स है एथनिक जो डिसमिनेशन है जैसे यूएस में या साउथ अफ्रीका में, तो ये भी इसी के अंदर आती है, राइट। तो दिस इज द चैलेंज ऑफ डीपनिंग। इसको दूर करने के लिए इंडिया में लोकपाल जो सेटअप किया गया वो भी इसी में आता है, राइट। अब बड़े आसान से टॉपिक की तरफ चलते हैं। इट्स वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, एग्जाम्पल, रीजन्स फॉर प्रेफरेंस। आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रायोरिटी देने हैं। यहाँ पे 5 जो है ब्लॉक्स बना रखे हैं। आपने क्या करना है, चैलेंजेस सोचनी है कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए कौन सी चैलेंजेस हैं, तो उनको आप किस कैटेगरी में रैंकिंग में रखते हैं, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको कौन सी लग रही है और फिर हमें बताना है कि समस्या क्या है, फिर उसका कोई एग्जाम्पल लेना है हमने। उसके बाद में रीज़न फॉर प्रेफरेंस कि आपने इसको अगर 1 पे रखा या 2 पे रखा तो क्यों रखा, राइट। ये आपको इसमें बताना है। सो लेट्स थिंक अबाउट द फर्स्ट चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट चैलेंज लेता हूँ करप्शन। सो करप्शन इज द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया। एग्जाम्पल, कोई भी करप्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कितने सारे स्कैंडल्स यहाँ पे पॉलिटिशियंस करते हैं, कितने सारे स्कैंडल्स लोग यहाँ पे करते हैं। करप्शन हर जगह करप्शन है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। रीजंस फॉर प्रेफरेंस क्यों किया, क्योंकि करप्शन से क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है दैट इज़ अफेक्टेड एंड पीपल कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, राइट। लोगों के राइट्स छीने जाते हैं करप्शन से और लोगों के पास सही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिसोर्सेज का नहीं हो पाता। तो रिसोर्सेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करप्शन शुड बी रिमूव्ड, राइट। सो दिस इज द रीजन दैट इट शुड बी फर्स्ट प्रेफरेंस। और पॉलिटिक्स में इसमें करप्शन आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स में अगर करप्शन होता है तो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ही ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, तो डेमोक्रेसी ठीक से नहीं चल पाएगी। सेकंड अगर आप लेंगे तो इलेक्शंस का ले सकते हैं। मनी एंड मसल पावर, यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर, दिस इज़ द चैलेंज टू डेमोक्रेसी। और इसमें एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल इलेक्शंस का ले सकते हैं जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग, बिहार में कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, यूपी में कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सम एग्जाम्पल्स माइट बी फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। तो इस तरह से यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग एट्सेट्रा के। और रीजन्स क्या है कि इफ़ द मैल प्रैक्टिसेस आर यूज्ड इन इलेक्शंस, राइट। सो इफ़ मनी एंड मसल पावर इज़ यूज्ड इन इलेक्शंस, राइट, तो यहाँ पे सही गवर्नमेंट आपकी इलेक्ट नहीं हो सकती है और द करेक्ट पर्सन फॉर द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पीपल विल नॉट बी इलेक्टेड। तो इस तरह से डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं करेगी। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, डीपनिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सोशल और रिलीजियस और इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ होती हैं वो लोगों को नहीं मिलती हैं, तो इसलिए क्या होता है कि रीज़न आपने क्यों लिया यहाँ पे, बिकॉज इक्वालिटी इज़ वेरी नेसेसरी। तो जो जहाँ भी इनइक्वालिटीज़ हैं डेमोक्रेसी में, अगर इनइक्वालिटीज़ होती है तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो इसलिए रीज़न लिया हमने इसको प्रेफर करने का। नेक्स्ट चैलेंज आप बता सकते हैं, फोर्थ चैलेंज इसमें फॉर एग्जांपल आप इसमें बता सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। तो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन है। लोग मसल पावर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। लोग जो है वेपन्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेपन्स दे फाइट इलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वेपन्स दे गोट द पावर एंड दे टेक द डिसीजंस, राइट, दे अफेक्ट द पीपल। तो इस तरह से आपने प्रेफर क्यों किया इस चैलेंज को, क्योंकि ये चैलेंज है डेमोक्रेसी को मतलब पूरी तरह से क्या करती है, कोलैप्स करती है। क्योंकि लोगों के पास जो है फ्री डिसीजंस में पार्टिसिपेशन करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आप
ले सकते हैं, एक्सपेंशन से रिलेटेड ले सकते हैं चैलेंज, डीपनिंग से रिलेटेड भी ले सकते हैं, और या फिर आप ले सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, मान लो ये आ गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन या कास्ट बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो डेमोक्रेसी में फिर से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउड नहीं है। सो अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ पे एक चैलेंज आ गई कि अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल आप किसी भी कास्टिज्म या फिर किसी भी बेस पे माइनॉरिटीज़ के साथ जो कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कोई एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं। एंड यू कैन टेल द रीजन दैट इफ़ द माइनॉरिटीज़ are discriminated, if somebody is discriminated on the basis of caste, religion etc, तो क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी ठीक से, क्योंकि वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये इसमें बता सकते हैं। दिस टॉपिक वी डिस्कस्ड, थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमने पहले डिस्कस कर लिया था। डॉक्टर्स एब्सेंटिज्म, पॉलिटिकल फंडिंग, ये दो चैलेंजेस आपको दिख रही हैं, चैलेंजेस हैं। चैलेंज है कि किसी गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और शहर में ही ज़्यादातर रहते हैं जहाँ पे वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। ये चैलेंज है। अब यहाँ पे आप रिफॉर्म क्या बताओगे, प्रपोजल क्या दोगे कि भाई गवर्नमेंट को जो है डॉक्टर्स का कंपलसरी कर देना चाहिए कि जिस गाँव में आपकी पोस्टिंग है वहीं पर रहना है, राइट। दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को ये पावर दे देनी चाहिए, टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहें। विलेज पंचायत को भी कुछ पावर देनी चाहिए डॉक्टर्स का रिव्यू देने का, और इसी तरह से ये प्रॉब्लम आप इसमें सोल्व कर सकते हो। अब आता है दूसरी, पॉलिटिकल फंडिंग। चैलेंज है, चैलेंज ये है कि एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्टेड द लास्ट लोकसभा इलेक्शन ओन्ड ए प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन ₹1 करोड़, जबकि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके पास है। And there is a fear that only wealthy people or those with their support can afford to fight elections. गरीब लोग यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो ये चैलेंज है कि सिर्फ पैसे वाले लोग इलेक्शन लड़ेंगे और वही जीतेंगे। तो इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी मेड पब्लिक, ताकि लोगों को पता लगे कौन सी पार्टी के पास कितना पैसा और कहाँ से आया। दूसरा, आप इसमें स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का बता सकते हैं कि जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, नई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वहाँ पे फंडिंग होनी चाहिए उनके लिए, मनी उनको प्रोवाइड होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट टू मेड देयर इलेक्शन एक्सपेंडिचर। इसके बाद है सिटीजन शुड बी एनकरेज टू गिव मोर डोनेशंस टू पार्टीज एंड टू पॉलिटिकल वर्कर्स, सच डोनेशन शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रपोजल हो सकते हैं, हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रपोजल अच्छे नहीं हो, लेकिन फिर भी हम प्रपोजल इसमें दे सकते हैं। एनी अदर प्रॉब्लम ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस का कोई भी यहाँ चैलेंज सोच के और फिर उसके प्रपोजल आप बता सकते हैं। ये कि कोई भी चैलेंज है, फॉर एग्जांपल करप्शन का चैलेंज है, या फिर आप बता सकते हैं, आप किसी भी चैलेंज के बारे में सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहोगे कि एक प्रॉब्लम ये आ गई कि आपके बस स्टैंड पे गवर्नमेंट जो बसेज, रोडवेज बसेज हैं, वो वहाँ पे स्टॉप नहीं करती हैं या रुकती नहीं है, या फिर आपका रेलवे स्टेशन है वहाँ पे बड़ी ट्रेनें रुकती नहीं है, या आपके लिए चैलेंज होगी। या कोई और तरह की चैलेंज आप सोच सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज या एमपीज़ हैं, आपके इलेक्शन जीतने के बाद आपकी समस्याएं पूछने के लिए नहीं आते, या आपके स्ट्रीट में लाइट्स नहीं है, तो कोई भी आप प्रपोजल उसका दे सकते हो कि आप इस चैलेंज को रिफॉर्म करने के लिए क्या प्रपोजल आप रख सकते हो। तो ये आपके अपने दिमाग से आप सोचें कि कौन सी चैलेंज आप और लेना चाहोगे, और फिर उसको आप मेंशन करें। और लास्ट एंड फाइनल है, डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, आप खुद लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इन विच ऑल द पीपल हैव द इक्वल राइट्स, राइट, एंड दे आर फ्री टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। इसके बाद उस गवर्नमेंट की फीचर्स जैसे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ मेजोरिटी, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्लियर, एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मोर। और आप ले सकते हैं फीचर में कि राइट टू इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स, राइट टू फ्रीडम प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स, ऑल द पॉलिटिकल राइट शुड बी प्रोवाइडेड, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज देयर, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी इज देयर। तो इस तरह की आप जितने भी फीचर इसमें लिख सकते हैं डेमोक्रेसी के, आप लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आपको जो भी टॉपिक अगर अभी क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताएं, राइट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।